ब्रेकफास्ट वगैरह आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आई होप। हमने तो खैर अभी किया नहीं है। टीचर लोगों का उपवास होता है। नमन, तुमने करा होगा ब्रेकफास्ट, क्या खाया आज? हाँ नमन, क्या खाया आज? मैंने क्या ऐसा लग रहा है कुछ खा रहे हो अभी। थोड़ी सी क्या थोड़ी सी चीज? टैली की एंट्रीज। अरे मैंने टैली की एंट्रीज थोड़ी सी। कैंटीन खाई तुमने? हाँ। मैंने पूछा ब्रेकफास्ट में क्या किया, टेली कैंटीन। दिवेश तुमने? संदीप जी आपने? बताओ। ये मूंगी दाल रोटी खाए सर। दिपेश कह रहा है मैंने मिल्क ओट्स खाए। ओट्स बहुत वैसे होते हैं, मतलब ओट्स में बताया गया कि ओट्स काफी अच्छे होते हैं सुबह सुबह खाना। अब होता है सुबह सुबह एक और चीज बहुत अच्छा होता है खाना, वो होता है हलवा। अगर सुबह सुबह आप सूजी का हलवा खाते हो वो भी अच्छा होता है बॉडी के लिए। और प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट अगर करते हो जैसे अंडा और ब्रेड, यू नो, फिर तो बल्ले बल्ले। जी। ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से पहले पता क्या मांगा था? गुरु जी से उन्होंने पहले बुद्धि नहीं मांगी थी, पहले बल मांगा था कि पहले मुझे बल देना और बुद्धि देना। तो ये बहुत ही डीप लेवल का थिंग है कि पहले हमें ना हमेशा अपनी बॉडी पे ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा। और बुद्धा ने भी ये कहा था कि जिस आदमी ने अगर अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं करा वो अपने कभी भी माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। आप कभी भी देखना कि जब भी आपको भूख लगती है, एक ग्लूकोज की कमी होती है आपकी बॉडी में, और ग्लूकोज की जैसी कमी होती है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तुरंत। जब भी मैं बैचेस लेता हूँ ना, मैंने नोटिस करा है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहिए, कि जब मैं 8 बजे एनआईपीएस वेबटेक में बैच लेता हूँ तो 8 बजे से जब प्रोसेस चलती रहती है बैच लेने की, तो जैसे जैसे लंच टाइम आ रहा होता है तो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन होता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो 12 से 2 वाले बच्चों को मैं डांटता हूँ। मैं 8 से 10 वाले बच्चों को नहीं डांटता जो 8 से 10 पढ़ते हैं। 12 से 2 वालों को क्यों डांटता हूँ? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक भूख लगती है, फ्रस्ट्रेशन सी भी होती है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो हमने क्रिएट कंपनी में गए। हम यहाँ पर सी भी दबा सकते हैं। फटाफट से मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इसमें बोला गया अपने नाम से टाइप करना है। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एनआईपीएस प्रोजेक्ट, और डेट डाल दी इसकी 5 मई 2020, क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। एड्रेस में डाल दिया हमने ये। कैप्स लॉक को ऑन करके आपको इसे लिखना है, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन करने से 3 हमारे ये रोमन नंबर्स बनेंगे। उसके बाद ऑल टैप करके आप ऐसे बार बार उसकी विंडो की तरफ जाओगे, देन नेक्स्ट विंडो। उसके बाद मैंने लिखा गाजियाबाद। गाजियाबाद इसलिए नीचे लिखना है क्योंकि एड्रेस में आपको स्पेसिस का यूज करना है। अगर सारा एड्रेस आप एक ही लाइन में डाल दोगे तो वो एक तरीके से अच्छे से फॉर्मेट नहीं दिखेगा, प्रिंट में भी अजीब सा लगेगा। स्टेट में हम डाल देंगे उत्तर प्रदेश, बिकॉज हम इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं इस राज्य के। पिन कोड होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो डिफाइन करता है उस स्टेट की, उस जगह की स्पेसिफिक, यू नो, आइडेंटिफिकेशन। जैसे किसी स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है स्पेसिफिकली किसी भी स्कूल में? रोल नंबर। वैसे ही किसी भी जगह की होती है पिन कोड। वी आर गोइंग टू टाइप 700, सॉरी, देन 0, देन 20। फोन नंबर इसने बोला ऑप्शनल, बट मैं सारे फोन नंबर आज डालूंगा। फोन नंबर मैंने मोबाइल नंबर भी डाला। उसके बाद फैक्स नंबर भी डाला, फैक्स ईमेल नंबर बोलते हैं इसे। ईमेल आईडी डाल दी अपनी। ईमेल आईडी डालना इज अ गुड प्रैक्टिस। और कोशिश करूंगा मैं बताते बताते कुछ पढ़ाऊं भी, बट मैंने वादा 1:15 तक का किया, तो मुझे 1:15 तक इसे खत्म करना है किसी भी हालत में। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में 1 अप्रैल 2018 आ जाएगा। और सिक्योरिटी कंट्रोल में यस करके मुझे यहाँ पर पास NIJT यूजर नेम डालना है, पासवर्ड में डालना है NIJT1 और NIJT1, दैट्स इट। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, दैट मींस अगर पासवर्ड भूल जाओगे तो कंपनी भूल जाना। ओके जी, समझ गया। कंपनी बन गई, दैट्स इट। कंपनी बनने के बाद फटाफट से मैंने NIJT टाइप करा और NIJT1 यहाँ पर पासवर्ड टाइप करा, दैट्स इट। कंपनी हमारी ओपन अप हो गई है। और नो वाउचर्स एंटर्ड येट, क्योंकि अभी तक मैंने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। कोई भी लेजर नहीं मिलेगा आपको। लेजर्स के अंदर अगर आप जाओगे केवल कैश और P&L का लेजर बना बनाया मिलता है। कैश के लेजर को आप सेलेक्ट करके ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हो, परंतु P&L के लेजर को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी मेन रिपोर्ट होती है। दूसरी तरफ टैली के ग्रुप्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। यहाँ पर टोटल 28 ग्रुप्स हैं, 15 प्राइमरी 13 सेकेंडरी। और मैंने अभी दीपेश को वो शीट सेंड नहीं करी है, सॉरी दीपेश। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम चला था सिस्टम में, तो मुझे आपको शीट भेजनी है जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा ग्रुप्स बताए थे, असेट्स लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस के। ठीक है जी, तो अब करते हैं फटाफट से अकाउंटिंग। क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेंट्री का कोई हमारा लेना देना नहीं है। इन्वेंट्री के जो भी हमारे स्टॉक समरी दिख रहा है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
कॉपी में नोट करते रहना, का कुछ नोट करने लगे, कुछ बात अगर इंपॉर्टेंट लगे, ये तो सुनते रहो और देखते रहो। F11 दबाएंगे, F11 दबाने के बाद यहाँ पर आता है F1 से अकाउंटिंग फीचर, थोड़ा स्पीड में बोलूंगा क्योंकि ये हमने कर रखा है। और यहाँ पर ऑप्शन आता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इस ऑप्शन को यस करने से क्या होता है कि अब आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की टैली कर सकते हो मेंटेन। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? डॉक्टर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, सीए, ठीक है। अगर आप उसका अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आपको इन्वेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली को बिंदास यस करो। और नीचे एक ऑप्शन दिखता है कंट्रोल ए से टैली की पूरी स्क्रीन सेव हो जाती है इस तरीके से। अब आपको केवल अकाउंटिंग दिख रही होगी, आपको कहीं इन्वेंट्री नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा टेली 9 पे काम कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि सेव करो स्क्रीन को, बैकअप ले लो। तो बैकअप लेने के लिए ऑल्ट F3 दबाया मैंने। ऑल्ट F3 दबाने के बाद तुरंत बी दबाना होता है, बी से आता है बैकअप की विंडो। बैकअप की विंडो आते ही हम चलेंगे डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन वह लोकेशन होती है जहां पर हमें बैकअप की लोकेशन टाइप करनी है। हमसे साफ साफ बोला गया प्रोजेक्ट के अंदर कि बैकअप की लोकेशन को चुपचाप से डी ड्राइव के अंदर एनआईजीटी में डालो। डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आएगा एनआईजीटी, वहां डालो। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ मिटाओ मत। अगर आपका सी में कर्सर ऐसा दिख रहा है जैसा भी मेरा दिख रहा है ना, सी पे कर्सर, तो आप क्या करो, इसी के ऊपर डी लिख दो। इससे क्या होता है, पूरा मिट भी जाता है और लिखा भी आ जाता है। फिर कॉलोन टाइप करो, यानी कि रेशियो, फिर स्लैश टाइप करो और फिर एनआईजीटी टाइप करो। तो डी ड्राइव के अंदर एनआईजीटी नाम का फोल्डर बन जाएगा। देखो ध्यान से क्या लिखना होता है पूरा, डी रेशियो स्लैश एनआईजीटी। एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर का बटन दबाते ही टैली हमसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। मैंने बोला मेरी कंपनी का नाम भाई वही है जो आज की डेट है। तो आज की डेट टाइप करूंगा मैं 5.5। देखो जैसे 5.5 टाइप करा तो मेरी कंपनी आ गई है। ये तरीका होता है कंपनी लेने का, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी कंपनी में मेरा नाम लिखा हो सकता है, एनआईपीएस लिखा हो सकता है, पर एक ही कंपनी हो सकती है इसमें आज की डेट हो, वो है ये। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एंटर का बटन दबाना है और फिर आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। अभी अगर मैं आपको माई कंप्यूटर में लेके चलूं, माई कंप्यूटर में क्या चाहते हैं, स्टार्ट बटन, माई कंप्यूटर, ये रहा लोकल डिस्क डी ड्राइव। तो आपको यहाँ पर दिखेगा डी ड्राइव के अंदर देखो कहीं पे भी एनआईजीटी नाम का कोई फोल्डर नहीं है। एक फोल्डर है पर वो 26 फरवरी का बना हुआ है, आज का तो है ही नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आज का देखो कोई फोल्डर अभी आपको नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं वहां पर इधर एंटर करूंगा यहाँ पर, तो फोल्डर भी बन जाएगा और बैकअप भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल टैब से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ध्यान समझना, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे एंटर करते ही मैं ऑल टैब करूंगा और आपको देखना है कि फोल्डर दिखा आपको या नहीं दिखा। अपनी पूरी नजरें गड़ाए रखना। मैं अब यहाँ पर एंटर करूंगा इधर और ऑल टैब करूंगा तो तुरंत यहाँ पर फोल्डर भी दिखेगा आपको। और ये मैं ऐसा क्यों करूंगा, आपको एक प्रूफ दिखाने के लिए कि क्यों बैकअप के टाइम पे आप जब लोकेशन टाइप करते हो तो फोल्डर एक तरीके से आप बनाते हो। देखते हैं, करें स्टार्ट। तो 2 3 गो। एंटर दबा रहा हूं, अब मैं ऑल्ट टैब दबाऊंगा। 1 2 3 गो। अब यहां पर हमने गए तो देखो सबसे नीचे एनआईजेटी आ चुका है। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एनआईजेटी 5 मई 2020। और यहाँ पर 1:03। दिस इज योर बैकअप, इसको बोलते हैं बैकअप लेना। डबल क्लिक करेंगे तो ये है आपकी बैकअप की फाइल, जिसको आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप किसी को मेल करेंगे तो आपको यही भेजना है। जब भी आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अपने काम को शिफ्ट करना है तो यही सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है? मेल पे सेंड करना है। मेल पे सेंड करना है, पेन ड्राइव पे नहीं डालना। मत डालना पेन ड्राइव में। क्यों नहीं डालना? क्योंकि पेन ड्राइव में अगर आप फाइल को डालते हो तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक वायरस होता है ना पेन ड्राइव का, तो वायरस भी शेयर हो जाता है कई बार। तो मेरा सजेशन है कि पेन ड्राइव में मत डालो फाइल्स को, आप मेल पे रखो काम को। मेल पे रखने से क्या होता है कि वायरस का इश्यू नहीं रहता, हैंग नहीं होगा कभी पीसी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को आता ही है करना। मैंने बस इसलिए करवाया क्योंकि थोड़ा सा एक तो मुझे ये अपने तरीके से बताना था कैसे स्मार्टली इसको करेंगे। अब करते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में प्रोजेक्ट में क्या कह रहा है, अब कंपनी को डिलीट कर दो। अरे ये क्या बात हुई भाई, पहले बनाते हो फिर डिलीट। तो ऑल्ट F3 करके ऑल्टर पे ऑल्ट डी दबाना है। इसको मैं फास्ट करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, आप देखना। मैं पहले ऑल्ट F3 करूंगा, फिर मैं ए दबाऊंगा, फिर ए दबाने के बाद मैं एंटर करूंगा कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, फिर ऑल्ट के साथ डी डिलीट के लिए, फिर 2 बार एंटर भी दबा दूंगा। ध्यान रखना बहुत ही तेज स्पीड में होगा ये, बहुत ही तेज स्पीड में होगा। तैयार रहना, नजरें गड़ाए रखना, ठीक है। 1 2 3 गो। भाई कंपनी गई, गॉन। कैसे लगी स्पीड?
मेरा ब्रेकफास्ट था सूजी का हलवा। नो। ठीक है। दीपेश नमन, संदीप जी आपने देखा इतनी तेजी से हम काम कर सकते हैं अगर हमें शॉर्टकट की पता है तो। यस सर। ऑल्ट F3, फिर ए दबाना है, फिर ऑल्ट डी करना है डिलीट के लिए, ध्यान रखना, और डबल एंटर करना है। ये स्टेप्स होते हैं इसके। अब जब मैं सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगा बेटा, 5 में ही लिखूंगा 5.5, तो देखो कहीं नहीं दिखा रहा 5.5 से कुछ भी। अब हमारी कंपनी कहाँ है? हमारी कंपनी इस लोकेशन पे नहीं है। देखो किस लोकेशन में, जो ऊपर आपको लोकेशन। रिस्टोर करी हुई थी ना डी ड्राइव पे। हाँ हाँ, सुनो ध्यान से भी। डी ड्राइव पे सेव करी थी। अभी हमारी कंपनी इस लोकेशन पे नहीं है, तो रीस्टोर करने का पर्पस ये होता है कि उस कंपनी को वापस इस लोकेशन पे डालना। समझ में आ रहा है? उस कंपनी को वापस से इस लोकेशन में डालना, क्योंकि इस लोकेशन के अंदर जो फोल्डर्स हमारे होंगे ना टैली के, ठीक है, वो फोल्डर्स की कंपनी सारी की सारी ये है। मैंने आपको डायरेक्टरी भी दिखाई थी, अगर नहीं दिखाई थी तो देखो, ये आपकी टैली की डायरेक्टरी होती है जिसपे सारी की सारी कंपनी आते हैं। ये सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ये हमारी टैली की कंपनीज हैं, और टैली कहीं ना कहीं एक एक फोल्डर को पढ़ रहा है, जिससे कि उन फोल्डर्स को इस तरीके से टैली में दिखा पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वो वाली कंपनी थी अभी मैंने बनाई, वो डिलीट हो चुकी है, वो इस लोकेशन पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर का सीधा मतलब होता है कि जब भी ओरिजिनल चीज डिलीट हो जाए, मैंने नोट्स पे भी डिफाइन कर रखा है, नोट जो मैंने आपको भेजे हैं, जब भी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो रीस्टोर का मतलब होता है डुप्लीकेट को एज ओरिजिनल लॉन्च करना, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर। तो रीस्टोर पे हम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको देखो अपने आप वहां पर सोर्स भी मिल जाएगा। सोर्स मतलब वह लोकेशन जहां से आपको बैकअप उठाना है। तो आपको क्या करना है, इस लोकेशन को टाइप नहीं करना है, क्योंकि ये लोकेशन में तो आपकी ओरिजिनल कंपनीज हैं। बैकअप वाली लोकेशन टाइप करनी है। बैकअप वाली लोकेशन कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर NIGT नाम का फोल्डर ये रहा, 5 में ही लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करो। ये एड्रेस बार है, इसको कॉपी करो। कॉपी करते ऑल्ट टैप करो और कंट्रोल ऑल्ट वी कर दो यहाँ पर, एंटर। तो ये आपकी कंपनी है जिसका मैंने बैकअप लिया था अभी अभी 5 मई 1:03 में, और ये मैं रिस्टोर करने जा रहा हूँ। दैट्स इट। तो मेरे को लगता है मेरा लेसन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया जी। लास्ट में वो कह रहा है कंक्लूजन चेक डायरेक्टरी। अब वो क्यों कह रहा है ऐसा, आपको पता है? किसी को पता ही नहीं डायरेक्टरी चेक करने को क्यों कह रहा है। देखो बेटा, डायरेक्टरी चेक करने को इसलिए कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले तो अपनी कंपनी खोल लो। कंपनी खोलने के बाद उसका फोल्डर का नाम पढ़ लो 10063, एक तरीके से। जी डाल, हमने कोड भी देख लिया। अब क्या करना है इस कोड का? इस कोड का ये करना है कि आपको फिर उस डायरेक्टरी पे जब उस डायरेक्टरी के अंदर आप जाओगे जहां पर आपकी सारी कंपनियां सेव्ड होती हैं, विंडो की के साथ R दबाकर रन कमांड आता है। रन कमांड में लोकेशन टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो देखो यहाँ पर आपको 10063 देखो यहाँ मिल गई। ये जो 10063 है, ये प्रूफ है कि हम टैली में अपनी कंपनी को वापस ले आए हैं। तो लेसन नंबर 1 पूरा मैंने फिनिश करा। टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने टच करे, थोड़े से थ्योरेटिकल टेक्स्ट एस्पेक्ट टच करे, शॉर्टकट कीज बताई, फास्ट चीजों को करवाया। इसी स्पीड में आप भी दोबारा से इन लेसन को कर सकते हो, ठीक है। स्पीड में करना काम को, प्लस टाइपिंग मास्टर पे फोकस करो, अगर कर सकते हो फ्री टाइम पे टाइपिंग सीख लेना। पहला लेसन हमारा फिनिश, पढ़ते हैं दूसरे लेसन की तरफ। दूसरे लेसन में हमसे बोल रहा है ग्रुप्स बना। अब ग्रुप बनाना हो तो कौन सा ग्रुप बनाना है? पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। किसके अंदर बनाना है जी? करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर ग्रुप्स में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। और अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से जाऊंगा इसके अंदर। शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो, ए से होता है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, जी से होता है ग्रुप्स, मैंने जी दबाया, सी से होता है क्रिएट, क्रिएट करा। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। और टैली के अंदर कभी भी किसी भी अक्षर को लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अंडर करंट लायबिलिटीज ये जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड, एंड करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हमारी राइट ऑफ यहाँ खत्म हो जाती है, नलीफाइड हो जाती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे वो खर्चे हैं जो ड्यू बट नॉट पेड है, इसीलिए हम इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर डाल के सेव कर देंगे। इस स्क्रीन को सेव करने के बाद क्या करना है गाइस? लेजर्स बनाना है। कभी भी आपको आज के बाद लेजर बनाना पड़े तो आपको पहले ध्यान रखना है कि लेजर्स की 2 विंडो होती है। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में लेजर्स में जाओगे तो एक होती है सिंगल लेजर की, एक होती है मल्टीपल लेजर्स की। मेरे पास मात्र 5 मिनट बाकी है, अब पता नहीं 5 मिनटों में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट फोकस मैं ये रखूंगा कि मैं दोनों स्क्रीन का यूज करूं। तो देखो, पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे,
एंटर करा और यहाँ पर हमने तुरंत बैलेंस डाल दिया 26 580 000। नंबर हमेशा राइट हैंड साइड वाले कीपैड से डालना, जो नंबर कीपैड होता है उससे आपके जल्दी नंबर्स डल जाते हैं। अगला है जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखो दोनों में रिजर्व्स एंड सरप्लस का ग्रुप है, तो मैं इसको मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन से बनाऊंगा। एस्केप करूंगा, ये रहा मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन। मल्टीपल लेजर वाली स्क्रीन में क्या होता है, पहले आप ग्रुप डाल सकते हो, तो आर टाइप करो, ये रहा रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन जनरल रिजर्व। वो पैसा जो आपको बिजनेस का यूज करना है जब भी कोई क्राइसिस आएगा, तो आपको जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करके सैलरीज वगैरह देनी है अपने एम्प्लॉयज की। एंड कैपिटल रिजर्व होता है स्पेशली किस लिए, कैपिटल असेट्स के लिए, और ये आ जाएगा 598500। दोनों क्रेडिट क्यों है, क्योंकि बिजनेस के लिए दोनों के दोनों एक प्रकार से लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना। दोनों हमारे लेजर्स भी एक साथ बन गए। अब बनाते हैं लोन फ्रॉम एचडीएफसी का लेजर, जो कि सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन के अंदर ये जाएगा और इसका अमाउंट आ जाएगा कितना, 50 लाख। 50 लाख ही लग रहा है मेरे को तो, ठीक है जी। अब मुझे क्रेडिटर्स बनाने फटाफट से। क्रेडिटर्स बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स पे जाऊंगा, आर दबा के। मेरे पास 4 मिनट बाकी है केवल। सन्ड्री क्रेडिटर्स में मैं गया, रणबीर लिमिटेड, अमाउंट डाल दिया मैंने कितना, 254,100। देखो बिल नंबर पूछा, बिल नंबर हम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट है गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट है 2250,000। सेव कर दीजिए इसे, 2250,000। एक बार ऑल टैप करके चेक भी करना। एक अच्छी आदत होती है कि बार बार आप ऑल टैप करके चेक कर रहे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, तो तुरंत मैं सी दबाऊंगा। यहाँ पर सी से क्या होगा, मैं क्रेडिट में आ जाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजंस के अंदर आता है। अगर आप गलती से एंटर दबा के बाहर आने वाले हो तो बैक स्पेस से पीछे चला के अमाउंट डाल देना। 15,000 रुपए है और सेव कर दो। नेक्स्ट हमें लेजर्स बनाने, आर दबाएंगे हम इसके लिए, क्योंकि हमें सारे लेजर्स एक ग्रुप में बनाने, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कभी भी गलती मत करना, हमेशा लेजर्स को कतार में बनाना, चाहे वो आगे आ रहा हो पीछे आ रहा हो। ये मत करना कि पहले मैं इसको बना लेता हूँ फिर इसे बनाता हूँ, नहीं तो स्किप हो जाता है ऐसे में। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, देखो टाइपिंग की वजह से कितना बेनिफिट होता है। मेरे पास 2 मिनट बाकी है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा मैं। आउटस्टैंडिंग एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 17,514। इसके बाद हमें लेजर्स पे जाकर ऑल्टर पे जाना है, P&L अकाउंट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंटर करना है, और तुरंत नीचे जाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंड। इससे आप तुरंत नीचे आ जाओगे। कंट्रोल एंड क्यों, क्योंकि एंटर एंटर दबा के मेरे को आना तो नीचे ही था, तो मैंने कंट्रोल एंड दबा दिया। 675420 ये लिख सकते हो अपनी कॉपी में। कंट्रोल एंड से क्या होता है, लास्ट ऑप्शन ऑफ द स्क्रीन। लास्ट ऑफ द ऑप्शन ऑफ द स्क्रीन पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं, END एंड। नेक्स्ट लेजर से मेरे फिक्स्ड एसेट्स के, फिक्स्ड एसेट्स लिया हमने यहाँ पर। इसका डाला हमने लैंड एंड बिल्डिंग, कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा आएगा 50,85,410। अगला है जी फंड प्लांट एंड मशीनरी 60,85,011। 60,85,011, 60,85,011 देखना भी है ध्यान से। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर and the amount of furniture and fixture is 45,8700, 45,8700। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, सारे लेजर्स हम एक बारी में बना रहे हैं मल्टीपल लेजर स्क्रीन में, क्योंकि अभी सभी लेजर्स का ग्रुप एक जैसा है, इसलिए आप कर सकते हो। जब ग्रुप एक जैसा होता है तो आप कर सकते हैं। एक बार ग्रुप ऊपर डिफाइन कर दोगे यहाँ पर, तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसके बाद हमें बनाना है अगला लेजर इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट्स का लेजर हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट्स का पूरे लेजर का नाम है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो 1:15 हो चुके हैं, मैंने जो वादा किया था मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएगा, अमाउंट हम डाल देंगे 22,54,500, 22,54,500। इसके बाद गाइस हमें अगेन लेजर्स क्रिएट करने, देखते हैं कौन सा लेजर है। देखो दोनों लेजर अगर एक ही ग्रुप में दिखे तो तुरंत मल्टीपल लेजर स्क्रीन यूज करो, आर दबाओ मल्टीपल लेजर्स के लिए। सन्डी डेटर्स लो
सन्नी डेटर्स लेने के लिए एसयूएन मत दबाया करो, क्योंकि एसयूएन दबाना एक गलत आदत होती है। एसयूएन दबाने के बाद देखो आप डाउन एरो करते हो। इससे बढ़िया क्या है, अगर सन्नी डेटर्स लेना है तो DEB टाइप करो। DEB टाइप करने से केवल आपको एक एरो दबाना पड़ेगा और फिर एंटर करते आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अबीर प्राइवेट लिमिटेड लेना है। अबीर प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगा 2,50,000 रुपए। नेक्स्ट है सूरज लिमिटेड 3,50,000 रुपए से। डन। क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं डालना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहा जाएगा कि ये तब करना जब आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करो। अभी तो केवल आप अकाउंट्स ओनली कर रहे हो। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट सेट्स में आएगा, क्योंकि आप एक इंश्योरेंस का पैसा पहले ही पे कर रहे हो जिसका बेनिफिट आपने नहीं लिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस करवाया तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि अभी जो बेनिफिट है वो भविष्य तक है। तो वो बेनिफिट को हम करंट एसेट्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी हमें दे रहा है। एंड एसेट्स हमें पीसफुल सिक्योरिटीज देती हैं। 45,120 रुपए से हमारी एसेट क्रिएट हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस नाम की। नेक्स्ट है कैश। तो गलती से कैश का लेजर मत बनाना, ऑल्टर पे जाके कैश लेना है। एस से कंट्रोल एंड दबाना है सबसे नीचे आने के लिए, और तुरंत यहाँ पर डाल दो 185,200। देखो कितना जल्दी काम हो रहा है। और लास्ट है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि बैंक अकाउंट्स के अंदर आता है। इसके लिए आपको सी दबाना है, फिर आपको कैप्स लॉक ऑन करना है, ICICI लिखना है और बैंक लिख देना है साथ में। बैंक लिखना है दोबारा से, जिससे बैंक अकाउंट्स का हम ग्रुप ले लें। और फिर यहाँ पे आपको अगर अकाउंट नंबर अपना पता है तो वो डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ ऐसे कोई भी झूठ मूठ का अकाउंट नंबर। IFSC कोड डाल सकते हो जो अभी आपकी पासबुक में मेंशन होता है। ब्रांच डाल सकते हो जहां पर आपका ये बैंक है, जैसे मेरा जो बैंक की ब्रांच है वो है जी सेक्टर 62 नोएडा। चेकबुक में डाल सकता हूँ, चेकबुक की डिटेल अगर डालनी है कि जो मेरी चेकबुक है 125063 से लेकर 125100 तक है। तो टोटल 38 चेक लीव्स की एक चेकबुक है मेरे पास। और ये मेरी चेकबुक नंबर 7 है जो मैंने बैंक से ले रखी है। अब बैंक का बैलेंस डाल देंगे हम 17,513,683। बहुत पैसा है अभी। 17,513,683। इसीलिए बोलते हैं हमेशा आपको टाइपिंग जरूर सीखनी है। अभी मेरा ध्यान ना अमाउंट डालते वक्त कीबोर्ड में नहीं है। मैं जब भी कुछ टाइप कर रहा हूँ मेरा ध्यान कीबोर्ड में है ही नहीं। मेरा जो ध्यान है वो स्क्रीन पे है, इसलिए काम जल्दी होता है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप कीबोर्ड में देखकर काम करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर गलती चीज डलेगी। जैसे अभी मैं यहाँ पर 17,513 डाल रहा था, तो गलती से 17,513 के करते करते मेरी उंगली फिसल गई थी 8 में। तो मैंने तुरंत बैक स्पेस कर लिया, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ। और हम बिना देखे टाइप कर सकते हैं। बिना देखे टाइप करने से बहुत बेनिफिट होता है। लीजिए जी, वादे के अनुसार मैंने 1:15 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया, 3 मिनट मैंने ज्यादा लिया और लेसन नंबर 2 तक मैं पहुंच गया। लेसन नंबर 2 तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है, आपको अब एक मेन चीज मुझे इसमें समझानी है, जरा ध्यान से समझना उस चीज को। एक्चुअली में जो लेसन मेरे जल्दी खत्म हुए उसके पीछे एक रीजन भी है। आप देख सकते हो मेरी लेजर क्रिएशन की विंडो हाफ स्प्लिट है, आधी स्प्लिट विंडो है। अब आधी स्प्लिट विंडो में क्या होता है कि जब हम एंटर करेंगे हमें मेलिंग डिटेल्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता जी? क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। मेलिंग डिटेल्स क्यों नहीं चाहिए जी? क्योंकि मैं ज्यादातर मेलिंग डिटेल्स केवल क्रेडिटर और डेटर के लेजर में डालता हूँ। मेलिंग डिटेल्स बेसिकली क्रेडिटर और डेटर के लिए ही होती हैं कि उनके उनके उनका पता क्या, एड्रेस क्या, लोकेशन क्या है, सो मेनी थिंग्स। तो मेलिंग डिटेल्स उसके लिए होता है, जैसे कि जीएसटी नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है पार्टी का, उसके लिए होता है मेलिंग डिटेल्स। पर अभी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेसन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एड्रेस वगैरह क्या है। तो मैं क्यों एंटर एंटर दबा के अपना टाइम वेस्ट करूं? इसीलिए मैंने स्प्लिट कर रखी है इस विंडो को। इस विंडो को स्प्लिट करने के लिए आपको नीचे F2 कॉन्फ़िगर का बटन दबाना है। एक बात तो गांठ बांध के दिमाग में डाल लो कि टैली के अंदर कोई भी एडिशनल फीचर होता है ना, सेटिंग होती है, सब F12 के अंदर होता है। सब कुछ F12 के अंदर होता है। जिस भी विंडो में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग चाहिए वो F12 के अंदर होगा या फिर F11 फीचर्स के अंदर होगा। तो अभी मैं F12 टाइप करता हूँ। F12 टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वो कौन सा फीचर है। देखो एक फीचर है, इसका नाम है यूज एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट्स, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को मैंने नो कर रखा है। ठीक है, क्यों नो कर रखा है जी? क्योंकि मुझे डिफाइन नहीं करना एड्रेस वगैरह किसी पार्टी का। इससे क्या हुआ, मेरी आधी विंडो यहाँ पर स्प्लिट हो रखी है। दूसरा पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट तो हमने बना ली, मतलब लेसन टू तो कर लिया। अब बैलेंस शीट और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की बारी है, हमें इन दोनों को भी करना है ना। तो बैलेंस शीट कैसे देखते हैं फटाफट से आज। तो लेसन नंबर 2 का मतलब क्या है करने का, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ।
रिपोर्ट्स के अंदर आपको तुरंत बी दबाना है, बी दबा के आप बैलेंस शीट में तुरंत आते हो। व्हाट इज बैलेंस शीट? इफ समबडी आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट इज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या होता है जी? बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, लायबिलिटीज और असेट्स होती हैं। लायबिलिटीज होती हैं फ्यूचर के हमारे जो हमें पैसा देना है, बर्डन, ठीक है, जो हमारे क्लेम्स हैं, ठीक है, उनको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स को लायबिलिटीज बोलते हैं, जहां से फंड आया हमारे पास कहीं ना कहीं, उनको भी लायबिलिटी बोलेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को असेट्स बोलते हैं। देखो आज मैंने कुछ और नई चीज भी बताई आपको कि सोर्सेज ऑफ फंड्स को लायबिलिटीज बोलते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जिस सोर्स से आपके पास पैसा आया बिजनेस की शुरुआत में, उसको लायबिलिटी ही बोला जाएगा। मान लीजिए आपने एक लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने उस लोन से 3 असेट खरीदी, मशीन, फर्नीचर एंड कंप्यूटर। तो ध्यान रखना सोर्स ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ फंड को लायबिलिटी बोलेंगे, यानी कि लोन फ्रॉम बैंक। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है? वो 3 असेट्स, मशीनरी, कंप्यूटर एंड तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बोला था मैंने तीसरा? तीसरा क्या बोला? फर्नीचर। फर्नीचर, हाँ। तो ये है जी बैलेंस शीट की शक्ल। बैलेंस शीट ऐसी कब दिखती है आपको? जब आपने लेजर सही ग्रुप में डाला होगा। उसके बाद डिटेल व्यू में इसको देखने के लिए गाइस आपको ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। टैली में जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो राइट हैंड साइड में वर्टिकल बार्स में आपको डिस्प्ले हो सकती है। सबसे ऊपर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट F1 से क्या होता है? डिटेल्ड व्यू में आता है। और अगर ऑल्ट F1 आप दोबारा करोगे तो कंडेंस्ड व्यू आता है। अगर आपने इसी वक्त इसको प्रिंट कर दिया इस वाले बटन पे क्लिक करके, ऑल्ट पी से प्रिंट होता है टैली में, विद प्रिंट प्रीव्यू रखा। प्रिंट प्रीव्यू कैसे रखते हैं? यहाँ पर बटन होता है प्रीव्यू का, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में एक प्रीव्यू का बटन होता है ये वाला। अगर आपको प्रीव्यू नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो। अब आपको देखो यहाँ पर कहीं प्रीव्यू नहीं मिलेगा, डायरेक्ट अगर आप यस करोगे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपने विद प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया तो पहले आपको प्रीव्यू मिलेगा। अच्छा होता है हमेशा प्रिंट प्रीव्यू लेना, क्योंकि गलत प्रिंट होने से पेज बर्बाद होता है। और अगर आप जैसी गलती, हम जैसी गलती और लोग भी करेंगे तो पेपर्स की डिमांड बढ़ जाएंगी, और पेपर्स की डिमांड बढ़ेगी तो पेड़ ज्यादा कटेंगे, और पेड़ ज्यादा कटेंगे तो अच्छा नहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो आपको हमेशा प्रिंट प्रीव्यू लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो बिल्स वगैरह है उनको तो बाय मेल भी आप सेंड कर सकते हो। कई कंपनीज में मेल्स तो ऐसे भी आते हैं, लिखा रहता है एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गो पेपरलेस। उस पर लिखा रहता है साफ साफ कि इस मेल का रिप्लाई करने के लिए जस्ट एक्सेप्ट माई चैलेंज, मतलब कंपनी क्या बोलती है, एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गो पेपरलेस, इन द सेंस कि हर मेल का प्रिंट करना जरूरत नहीं है। हम क्या गलती करते हैं, हर चीज का कागज बना लेते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। कागज संभाल भी नहीं पाओगे आप इतने, तो चीजों को सॉफ्ट कॉपी में ही रखो। ये एक अच्छी सीख मैं आपको दे रहा हूँ। फिर एंटर का बटन दबाओ। एंटर का बटन दबा के यहाँ पर जूम का ऑप्शन आता है, इस जूम की शॉर्टकट की कॉपी में नोट कर लेना, ऑल्ट जेड। ऑल्ट के साथ जेड करने से भी जूम होता है। दीपेश आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बेटा तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया एक बार भी। संदीप जी आपका भी नहीं आया, ऐसा लग रहा है आप लोग सो गए हो। हाँ जी। नहीं दीपेश, सर। हेलो दीपेश। दीपेश कह रहा है यस सर, बट माइक यूज नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है तुम्हें अच्छे से? हो सकता है बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी हो, बट कोई बात नहीं। एक्सपर्टीज देखो कि एक्सपर्टीज हम किसे बोलते हैं, और चीजों को डेप्थ में हम समझ रहे हैं आज। अभी तो और डेप्थ में ले जाऊंगा, अभी कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब जरा सामने बैलेंस शीट को देखो। जरा बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखेगा कि हमारी सब चीजें डिस्प्ले हो रही है, केवल एक चीज डिस्प्ले नहीं हो रही है, वो है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। 27,04,200 रुपए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ भी है, पता नहीं, गट फीलिंग आ रही है मुझे, शायद कुछ गड़बड़ है शायद। तुम्हें नहीं लग रहा है अनमोल, नमन? क्योंकि देखो अगर बैलेंस शीट मेरी सही होती 27,04,200 नहीं आना चाहिए यार ओपनिंग बैलेंस। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे। क्या मिस किया है? कुछ मैंने 27,04,200। अब ये चेक भी करना पड़ेगा जी, करते हैं जरा चेक। ऑल्ट F करो, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में जाके एंटर करा मैंने पहले। तो 5,98,500 25,60,000, 5,98,500 25,60,000, ये तो बिल्कुल ठीक है। इक्विटी में 265,80,000 लिखा, 265,80,000 बिल्कुल ठीक है। सिक्योर्ड लोन में 50 लाख है, तो सिक्योर्ड लोन केवल 50 लाख का है, ठीक है। अगर आपको गलती दिखे मुझे जरूर बताना। 15,000 का प्रोविजन है, ठीक है जी। ये मैं सब ऑल टैप करके कर रहा हूँ।
संडे क्रेडिटर्स में आप एंटर करोगे 2,25,000, 2,54,100। ठीक है, देखते हैं जरा कहाँ है जी हमारे क्रेडिटर्स। 2,54,100, 2,25,000, ये भी ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाकर देखते हैं जरा। 16,014, 17,500, 16,500 और 35,000। सही है, ये भी ठीक है यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है 6,75,20, ये भी ठीक है। कंप्यूटर मेरे 10,45,210 बिल्कुल के हैं। एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ नहीं है, भी बिल्कुल सही है। 4,58,700 के फर्नीचर है, बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक गड़बड़ है है। जी। 50,85,410, प्लांट एंड मशीनरी 60,85,11, इन्वेस्टमेंट 22,54,500। सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला हुआ एक तो हमने। अरे अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला बेटा तो उसका उसका फर्क तो 2,54,858 होना चाहिए ना। 22,54,500 आ रहा है, ठीक है। संडे डेटर्स आ रहे हैं 6 लाख के। कहाँ है 6 लाख के संडे डेटर्स। अच्छा, इन दोनों का टोटल है 6 लाख, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। कैश इन हैंड 1,85,200, सब तो ठीक है यार, कहाँ प्रॉब्लम हमारी फिर। बैंक अकाउंट 17,513,76, प्रीपेड इंश्योरेंस 45,120। क्या कोई ऐसा खाता है जो मैं बनाना भूल गया? मुझे तो लग रहा है सारे बनाए हैं, एक भी नहीं छोड़ा मैंने, एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है जी, सब तो बनाए हैं यार। जहां तक मेरे को लग रहा है मेरा जो बैलेंस आना चाहिए था 2,54,5800 से आना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा मुझे। समथिंग इज स्ट्रेंज। स्पीडल में जाके सर एक देखते बार जो मैंने मेल करी थी वो देखना। हैं। संदीप जी क्या गड़बड़ लग रही है? दीपेश तुम बताओ बेटा, क्या गड़बड़ लग रही है? भाई जब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस इतना है, चलो एक काम करता हूँ मैं भी अकाउंट ओनली वाला ऑप्शन नो करता हूँ, फिर देखता हूँ। अकाउंट ओनली वाला ऑप्शन मैंने नो करा, तब भी 27,4,200 दिखा रहा है। F11 F1, इसको मैंने बोला मुझे अकाउंट ओनली ही करना है। पता नहीं क्या गड़बड़ आ रही है। जब तुम लोगों ने बनाई थी बैलेंस शीट तो यही आ रहा था। संदीप जी बताओ। ध्यान नहीं सर, वो तो सर लैपटॉप में। ध्यान नहीं, एक बार मेल करी हुई है वो देख लीजिएगा तो। मेल करी हुई है तुमने? क्या वो स्क्रीनशॉट करा है? हम्म, नहीं पूरी फाइल कल मेल करी थी ना। बैकअप्स? तो उसमें तुमने लेसन हाँ नंबर बैकअप। 4 तो नहीं कर दिया? नहीं सर, लेसन 2 तक का आपने बोला हुआ था तभी कर, जिस दिन बोला था उसी दिन करके करिए। ठीक है, रुक रहा। इस काम को पूरा करना है, ये नहीं कि नहीं होता, कोशिश करनी है कि होता है गलत हो सकता है सही करना है। देखते हैं जी कहाँ आया इनका मेल। झूठ बोले ये मेल, ये कह रहे हो? सर कल काम करेंगे। अरे वो तो मैंने करवाया था तुम्हें। ठीक है, यही है। करता हूँ मैं भी। बोरी तो आ रही है। अब ये दिखा रहा है 10,000 ऑलरेडी एग्जिस्ट। मेरी कंपनी का कोड 10,000 तो नहीं है, ठीक है, तो मैं एंटर कर सकता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ नमन की कंपनी।
नमन बहुत बढ़िया बेटा, तुमने ना यूजर नेम डाला ना पासवर्ड डाला, इससे पता चलता है तुम कितने केयरलेस बच्चे हो। केयरलेस बच्चे। वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पर इन्होंने कैश इन हैंड का बैलेंस नहीं डाला है एक तो। नमन जी जरा लाइन पे आ जाओ जरा आप। हाँ जी। बिल्कुल सर। जनता जवाब चाहती है आपसे, पूछता है भारत, कैश का लेजर क्यों नहीं बनाया आपने? कैश और पी एंडल नहीं कैश इन बनाया। हैंड सर। शायद कैश इन हैंड और पी एंडल नहीं बनाया तुमने। मैं देखता हूँ एक बार। खाली है देखो, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बालक। और दूसरा है पी एंडल। इधर के भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। चलो आपके लिए पूर्ति हम कर देते हैं। आप तो सेठ लोग हैं भाई। कहाँ है वो प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट हमारा यहाँ है। अरे प्रोजेक्ट कहाँ गया? अच्छा वो गूगल क्रोम में खुला था ना। तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है? ये बिल है हमारा 675,420। 675 420। कंट्रोल एंड करेंगे 675 420। और अगला खाता है कैशवा। कंट्रोल एंड 185 200। 18 52। बी दबा के ऑल्ट F1 करते हैं। तो नमन की बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस बढ़ रहा है 45 14 200 रुपए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नमन, आपकी बैलेंस शीट ना अगले साल की दिखा रही है। ये दिखा रहा है कपड़े 2020 का। हो सकता है आपने फाइनेंशियल ईयर लेने में गलती की होगी, पता चल जाएगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके ऑल्टर पे चेक करता हूँ मैं। फाइनेंशियल ईयर जब करंट बोला, ईयर लिया था सर। क्यों लिया था तुमने 20? जब तुमसे बोला गया है ये लेना है। और एल्जिन रोड कहाँ से आ गया तुम्हारा एड्रेस? ये था है। क्या सर? एड्रेस तो नेहरू नगर था, तुमने क्या एल्जिन रोड क्यों लिखा है? सर, जो मेरे पास है वो एलजीएन रोड वाला है। अच्छा ठीक है चलो। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है जहां तक मुझे लग रहा है बैलेंस शीट में। अब मुझे इस गड़बड़ को सॉल्व करना पड़ेगा जल्द से जल्द। सब कुछ ठीक किया है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? आई डोंट नो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसको क्या दिक्कत है इसमें। अब टैली RP9 के अंदर हमें आज बैलेंस शीट को अलग अलग व्यूज में देखना है। बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है टैली के अंदर, कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर। तो बैलेंस शीट को हम देखते हैं कैसे कैसे व्यूज में देख सकते हैं। देखो सबसे नीचे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन होता है F12 कॉन्फ़िगर। इस पे आप बटन को दबाओ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है शो वर्टिकल बैलेंस शीट। अगर आप इसे यस करते हो और एंटर एंटर करके सेव करते हो तो आपको वर्टिकल बैलेंस शीट मिलेगी। वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे फंड का सोर्स है। सोर्स है कैपिटल, लोन्स, करंट लायबिलिटीज, P&L। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कि उस पैसे को हमने कहाँ कहाँ लगाया। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, करंट एसेट्स पे लगाया हमने। ठीक।
ये जगह है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के दो मतलब होते हैं, एक तो ये कहाँ हमने लगाया है, एक कहाँ से पैसा मिलेगा। ये ध्यान रखना। सोर्स ऑफ फंड का मतलब है कहाँ से पैसा उठाया है और किसे पैसा देना है। ये चीज आप लिख सकते हो। मेरे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करने की, क्योंकि इतना हम इसको पढ़ा पढ़ा के इतना वो कर चुके हैं, तो अब हमें एक एक एस्पेक्ट पता है उसका। ठीक है जी, वर्टिकल बैलेंस शीट हमने खत्म कर लिया। F12 करते हैं, इसको नो करता हूं और सेव कर देता हूं, तो आपको नॉर्मल बैलेंस शीट मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम बढ़ेंगे F12। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लायबिलिटी। इस ऑप्शन को यस करने से क्या होता है कि आपको हमेशा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा। वैसे भी दिख तो लायबिलिटी साइड में रहा है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो धुंधलापन में दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में ही दिख रहा है। बट कई बार प्रॉफिट एंड लॉस आपका असेट साइड में भी आ जाता है। तो मैंने अभी क्या करा, इसको यस कर दिया। इससे क्या होगा, ये लायबिलिटी साइड में रहेगा। अब परसेंटेज वाला ऑप्शन भी यस कर लो। इससे क्या होगा, परसेंटेज वाले ऑप्शन को यस करने से अब आपको बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट दिखेगी परसेंटेज में दिखेगी। देखो पहले आप क्या बोल रहे थे, लायबिलिटी हमारी है 3,59,77,034 रुपीज की, जिसमें से कितने की कैपिटल है 2,97,00,000। तो ऐसे हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। बट नाउ ऑनवर्ड यू कैन से कि 100% लायबिलिटी 82.66%, या फिर इसको नॉर्मली आप 83% भी बोल सकते हो राउंड ऑफ करके, कि 83% हमारी कैपिटल अकाउंट है। यानी कि 100% जो लायबिलिटी हमारी है उसमें से 83% तो इन्वेस्टमेंट है ओनर का। दूसरा पॉइंट, 14% हमारी केवल सिक्योर्ड लोन्स की लायबिलिटी है। लगभग 2% हमारी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, वही दूसरी तरफ देखो, जो हमारी असेट्स हैं, असेट्स की बात करूं तो 35% हमारी फिक्स्ड असेट्स है। मैंने 35 बोला, 36 क्यों नहीं बोला, कोई बताएगा? जैसे यहाँ पे 83 बोला, मैंने इसको 36 क्यों नहीं बोला? ये 0.5 से कम है। बिल्कुल सही, 0.5 से कम है। दूसरा पॉइंट ये कि मैं 35.23 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो रुपीज में बात कर रहा हूं। मैं अभी मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज में। तो मैं अपना जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर पॉइंट को बोलकर अपनी स्पीच को खराब नहीं करूंगा, और मैं डेसिमल्स पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात चल रही है करोड़ों की, छुट्टों पे हम नहीं जाएंगे। तो 35% बोलेंगे हम यहाँ पर। वही दूसरी तरफ हम बोलेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट 6% का हमारा है, और यहाँ पर 51% हमारी करंट असेट्स है। इस तरीके से आपको देखो बैलेंस शीट एक झटके में समझ में आ जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि बात परसेंटेज में आ गई। जब भी परसेंटेज में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हमें तुरंत क्यों चीजें समझ में आती हैं, बिकॉज परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। स्कोर्स भी बच्चों के हम परसेंटेज में अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमें जजमेंट केवल आउट ऑफ 100 ही करना होता है गाइस। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग योर डेटा फ्रॉम परसेंटेज इज टू गुड। नेक्स्ट, F12 दबाओ। दोबारा से भी खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस शीट को एनालाइज करते रहेंगे। और एंटर करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्किंग कैपिटल फिगर्स। क्या किसी को पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? दिपेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले, क्योंकि नमन तो सीए कर रहा है, उसको पता ही है। दिपेश आप बताइए बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? पता है तो बताओ, नहीं पता तो नो टाइप कर दो। और थोड़ा जल्दी चलेंगे आज हम। सर आप मेरी कंपनी ओपन करना, उसमें P&L का बैलेंस ऐड नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। दिपेश तब तक आप ये आंसर दो मुझे बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। नहीं पता आपको? नो लिख दिया आपने, ठीक है। नमन तुम बताओ। नमन तुम्हें भी नहीं पता? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज सर। जी, करंट एसेट्स में से जब आप करंट लायबिलिटीज को घटा देते हो तो आती है आपकी वर्किंग कैपिटल। तो शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स वाले ऑप्शन को आपको वाई दबा के एंटर करना है। जैसे ही आप वाई दबा के एंटर करेंगे और सेव कर देंगे स्क्रीन को, तो देखो आपको ये ऑप्शन मिलेगा करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। इससे क्या होता है वर्किंग कैपिटल जानने से? वर्किंग कैपिटल से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल लेवल पर, ध्यान सुनना, एक्चुअल लेवल पर हमारा कितना कैपिटल अमाउंट एक्शन में है। हाउ मच अमाउंट ऑफ माई कैपिटल इज इन एक्शन मोड, और वो है 1,77,80,889। यानी कि
अगर कैपिटल मेरा इतना है तो इसका एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 50% असेट्स में ये कैपिटल एक तरीके से वर्किंग कैपिटल के रूप में वर्क कर रहा है। दूसरा पॉइंट अब एक और समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, और डीप में जाते हैं इसके। क्यों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है? एक तो ये है कि इसको रट लो, एक है कि इसका क्यों जान लो। जब भी आप किसी भी टॉपिक का क्यों पता कर लेते हो, क्यों मतलब उसका रीजन, तो आपको वो चीज रटनी नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो देखते हैं जरा इसका क्यों क्या है, क्या निकल के आता है। वर्किंग कैपिटल आपका फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इसलिए होता है गाइस, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीजें करंट में है ना, करंट में, करंट मतलब इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में बिजनेस के, ठीक है, विद इन अ ईयर अगर मैं बोलूं, वही एक्शन मोड में है। एक चीज समझो, आपके पास एक पेपर है, उस पेपर में लोन का कागज है, उस लोन का कागज जिस घर पे आप रह रहे हो और उसकी किस्त आपको देनी है, तो उस लोन के कागज से आपको ये समझ में आएगा कि ये तो मेरा एक कर्जा है जो सालों साल चलेगा। ठीक है, सालों साल मतलब 25 साल का लोन है, 30 साल का है, 20 साल का है, जो भी आपने बैंक से लोन करवाया है, होम लोन। दूसरी तरफ आपके पास एक और पेपर है जिसमें बिजली का बिल है, और बिजली का बिल अभी पिछले महीने अप्रैल का है, तो आप करंट लायबिलिटी बिजली के बिल को बोलोगे, क्योंकि वो एक्शन मोड में है, उसका, उसकी जो फीलिंग है वो वर्तमान की है, और लोन की फीलिंग भविष्य की है। दूसरा पॉइंट एक और मैं आपको बताता हूँ, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करंट एसेट्स हमारी विद इन 1 ईयर चलती है और करंट लायबिलिटीज विद इन 1 ईयर खत्म हो जाती है। तो इससे में ये क्लियर होता है एक्चुअल लेवल पे हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। लोन लेने से नहीं पता चलता। आपके बैंक में अगर मान लो जैसे 17 करोड़ रुपए, तो उससे पता नहीं चलेगा आपका बिजनेस अच्छा है। बिजनेस जो अच्छा पता चलेगा, वो पता चलता है कि तो बैलेंस शीट के आपने कैसा बैलेंस कर रखा अपनी लायबिलिटीज एंड एसेट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आज के टाइम में दो चीजें, एक तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज करते हो, और दूसरा मनी को कैसे यूज करते हो। लायबिलिटीज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मत समझना लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं लायबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए। अगर लायबिलिटीज जिस बिजनेस में नहीं होंगी तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। लायबिलिटीज का मतलब ये है रिस्क, एंड विदाउट रिस्क यू कैन नॉट गेन योर बिजनेस, यू हैव टू टेक रिस्क। अब करंट एसेट्स में से हमने करंट लायबिलिटीज घटा दी जी, तो आ गया इतना, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हम इसमें F12 करेंगे जी, इसको आप नो कर दो। अगर आपको असेट्स और लायबिलिटीज देखनी है, पहले असेट्स फिर लायबिलिटीज, तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो और एंटर कर दो। तो देखो आपको असेट्स लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे, लायबिलिटीज राइट हैंड साइड में। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर गलती से कोई आपके पीसी में ये कर दे तो आपको कैसे सही करना है वो आना चाहिए। वैसे आपको ऐसा व्यू नहीं देना किसी भी बैलेंस शीट का, बट जस्ट फॉर द नॉलेज ये हम करेंगे। ठीक है जी, यहां तक आपको एक एक चीज समझ में आ रही है। अब मैं F12 कर रहा हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। एक्सक्लूड पर्टिकुलर जीरो क्लोजिंग बैलेंसेस, बट इसका मतलब अभी समझा देता हूँ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको ऐसे लेजर्स को नहीं देखना है जिसका बैलेंस जीरो है। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप नो करोगे, अगर नहीं देखना तो यस करोगे। क्यों करोगे यस? नहीं देखने के लिए, क्योंकि एक्सक्लूड बोला गया, और देखने के लिए नो क्यों करोगे? देखोगे भी क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखना भी जरूरी होता है कई बार, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हमारी लायबिलिटी जीरो हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर वो लायबिलिटी है और वो जीरो हो चुकी है तो हमें देखना है भाई उसे। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा बाद में, पर अभी नहीं, बाद में देखेंगे इसे, अभी ज्यादा हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ नेम्स में अगर आप नेम के साथ एलियास लेते हो, एलियास मतलब निक नेम, तो नेम के बाद आपने जो एलियास दिया है ना वो भी दिखेगा। फैक्टर ऑफ वैल्यूज में अगर आप इसको ले लेते हो लाख्स में, तो अब आपकी बैलेंस शीट लाख में दिखेगी। देखो 31.59 लाख, 265.80 लाख, 50 लाख, ये क्या है बताओ? ये है जी 15,000, ये है 4,69,000, ये है 69,000। क्यों बता रहा मैंने 69,000? क्योंकि 0.69 लाख 69,000 ही तो होगा। ये कितना है जरा बताओ संदीप जी आप? 10,45,000 नीचे फर्नीचर, 4,59,000 बताओ जी, कोई भी बताओ, टाइम लगा रहे हो आप ज्यादा। फर्नीचर पूछ रहे हो ना सर जी आप? हेलो? अरे ये वो है ना हेलो। 0.59 लाख, यानी कि 4,59,000, ये 6 लाख है, इस तरीके से। तो बैलेंस 59,000। शीट को हमने समझ लिया स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज पे भी। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, इसको
नॉर्मल रखना है, नॉर्मल के लिए हम डिफॉल्ट कर देते हैं। करेंसी सिंबल देखो अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, फिगर लाख्स में देखो कुछ नहीं आ रहा। अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जहां मेरा कर्सर अभी है देखो यहीं पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर रुपीज आ रहा है। तो ये है बैलेंस शीट का एक बेस्ट व्यू। इसी को आपको प्रिंट करके एक्सपोर्ट करना चाहिए। ऑल्ट के साथ पी दबाओ, एंटर करो। जूम की शॉर्टकट की बताओ जी क्या होती है? कंट्रोल एल्ट Z। के साथ बोलो भाई, क्या एल्ट हो के गया? साथ तुम जेड, लोगों को जवाब ही नहीं दे रहे। दीपेश भी जवाब नहीं दे रहा है। ऑल्ट एल्ट के जेड, साथ जेड। ऑल्ट Z ऑल्ट सर। जेड से बैलेंस शीट आ जाती है इस तरीके से जूम करके। तो दिस इज योर बैलेंस शीट गाइस। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि प्रोजेक्ट में कह रहा है बैलेंस शीट चेक करो। बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे हम जाते हैं जरा। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के लिए यहाँ पर नीचे से दाएं तरफ एक ऑप्शन आता है F10 करके, अकाउंटिंग रिपोर्ट। देखो ये रहा ऑप्शन। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मिलेगी। इस पे आप क्लिक करो ऐसे। क्लिक करते ही आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, कैश बुक, कैश फ्लो, कॉस्ट सेंटर समरी। तो अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो भी हमने अभी काम करा है, उससे संबंधित रिपोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट आपको देखनी है ट्रायल बैलेंस। सबसे नीचे है ये ट्रायल बैलेंस आपका। कंपनी के केस में कई बार ट्रायल बैलेंस मांग लिया जाता है लेजर के क्लोजिंग को देखने के लिए। तो ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। अब आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस में तो लेजर के दिख नहीं रहा है, तो ग्रुप है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आप लेजर वाइज देखना चाहते हो तो आप राइट हैंड साइड में एक शॉर्टकट की है F5, इस पे क्लिक कर दो तो लेजर वाइज आ जाएगा। ये है जी ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज। इसको आप ऑल्ट पी करो, एंटर करो और ऑल्ट जेड करके जूम करो। तो ये है जी आपकी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट। इसको भी प्रिंट करके आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में छापना है। कभी भी कोई पूछ सकता है 1 अप्रैल का बैलेंस क्या है लेजर्स का, तो आपके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। बिजनेस में कागज की बहुत वैल्यू होती है। अब हम F10 करेंगे अगेन। ट्रायल बैलेंस हमने कर लिया। अब जरा देखते हैं और कुछ रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट है स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें यह पता चलेगा अब तक हमने करा क्या क्या है। देखो हमने अभी तक 21 लेजर बना लिए, एक करेंसी डाल दी, बस। उसके अलावा अभी तक हमने एक भी वाउचर में एंट्री पास नहीं करी। देखो सारे वाउचर अभी खाली हैं लॉकडाउन की वजह से। बढ़ते हैं आगे। मैंने F12 दोबारा से किया, सॉरी क्या दबाना था, F10 अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर रेशियोज पता चलेंगे कि क्या रेशियो चल रहे हैं। पहले बात तो वर्किंग कैपिटल, कैश इन हैंड, इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, 6 लाख के डेटर्स आपके ड्यू हैं ये वगैरह। राइट हैंड साइड में आपको रेशियो पता चलेंगे। करंट रेशियो आपका ये चल रहा है अभी। करंट एसेट्स रेशियो, करंट लायबिलिटीज का रेशियो चल रहा है 32.58:1। बहुत बढ़िया रेशियो है। तो क्विक रेशियो आपका ये है। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं बना क्योंकि कुछ सेल परचेज ही नहीं किया। ठीक है, अगेन मैं F10 कर रहा हूँ। मैं सारी रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूँ एक एक करके। ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स बता दिया, सेल्स रजिस्टर भी नहीं पढ़ेंगे, वो तो बात का टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ना कोई खर्चा करा है ना कोई इनकम हुई है। फंड्स फ्लो में भी कुछ नहीं आएगा। फंड्स फ्लो आपका MIS रिपोर्ट का पार्ट होता है। डे बुक में जनरल एंट्रीज आती है, अभी ऐसी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी लेसन नंबर 4 का पार्ट है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी लेसन नंबर 5 का। कैश फ्लो में चलते हैं। कैश फ्लो में अगर आप एंटर करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ना कोई पैसा इन होने का सोर्स पता चला ना आउट। कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो में तब बैलेंसेस आएंगे जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे। कैश और बैंक बुक्स में आप जरूर जाओ, यहाँ पर एंटर करो। एंटर करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा कैश और ICICI बैंक। कैश और ICICI बैंक की जो रिपोर्ट्स है ना, इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि टोटल ओवर हमारे पास रोकड़ा जो है पैसा है 1,76,98,883। इतना पैसा हमारे पास है कैश और ICICI बैंक के रूप में। अगेन मैं F10 कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि लेसन नंबर 2 के अंत में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स है उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देना है। आपको स्क्रीनशॉट मुझे उसका व्हाट्सएप चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो ऐसा भेज रहे हो, ऐसा नहीं भेजना। ऑल्ट F1 करके भेजना, नहीं तो दोबारा भेजवाऊंगा मैं। तीनों को समझ में आ गया है? बढ़ते हैं आगे। यस सर। ऐसे नंबर 3 करते हैं अब। चलो, मैंने सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपको बताई, जो भी रिलेटेड होंगी उन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का मतलब समझाया। अगर अकाउंटेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है आपको, दबा F10 और जाओ स्टैटिस्टिक्स में सबसे नीचे। ये रहा, देखो पता चल जाएगा क्या कर रहा है वो, एक झटके में पता चल जाएगा।
अगर आपको कंपनी के एनालिसिस करना है फटाफट से रेशियोज वाइज, तो आप जाओ यहाँ पर और ये रहा आपका रेशियो एनालिसिस। इसमें आपको करोड़ों में नहीं सोचना, रेशियो में सोचना। परसेंटेज जरूर डालो, बैलेंस शीट में परसेंटेज तो वही चाहिए चाहिए मुझे। परसेंटेज की वजह से इतना बढ़िया समझ में आता है, इसकी कोई हद नहीं। और अब बढ़ते हैं हम आगे, चलो। इतना सब कुछ हमारा हो चुका है। अभी हमारे पास 10 मिनट रह रहे हैं। 10 मिनट के अंदर मैं एक टॉपिक कवर करा सकता हूँ बड़े आराम से। पहले मैं उस टॉपिक को जरा सेंड कर दूं अपने आप को। देखिए, जो टॉपिक का नाम है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ बिल। इसकी बस मैं थ्योरी करवा पाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको ही करना है इसका, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल आप कर ले जाओगे अगर मैं आपको थ्योरी बता दूंगा तो। हर चीज अगर मैं ही करूंगा तो आपके लिए कुछ थ्रिल नहीं बचेगा करने के लिए, कुछ मजा नहीं रहेगा। थ्रिल मतलब मजा, कुछ होना चाहिए एडवेंचर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ मैं करूंगा, आपसे करूंगा। तो ठीक है गाइस, ठीक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोचा नहीं था मैंने लेसन 2 यहाँ तक जाएगा हमारा। ऐसा होता है जब चीजें खिंच जाती हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। अगली पीडीएफ हमें आज पढ़नी है मेंटेन बिल की। ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ टेली नाउ। देखिए सामने। अरे मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो बेटा इसमें बोलो ना नमन, हेलो। बोल के बता। हेलो। हेलो। जी। आवाज आ रही तीनों को? आ रही है जी। नमन कह रहा मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा। किसने बोला था इंडियन आइडल में गाना गाने को? जी, टॉपिक है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ध्यान से समझना एक एक चीज और पूरा फोकस यहाँ पे करिए। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स क्या होता है? ये है जी बिजनेस। बिजनेस मतलब व्यापार, जिसके अंदर आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो। या तो आप ट्रेड कर रहे हो, मैं एग्जांपल लूंगा बस ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग से समझाऊंगा इसको। ये बिजनेस है, ये इस बिजनेस का सप्लायर है और ये बिजनेस का कस्टमर है। कस्टमर बोल रहा हूं मैं अभी से, ठीक है, क्योंकि मैं बी टू सी मॉडल पढ़ा रहा हूँ। बी टू सी मॉडल होता है बिजनेस टू कस्टमर। नहीं तो अलग अलग मॉडल्स भी आपको पढ़ने हैं, बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। नाउ इट डजेंट मैटर कि ये बी टू सी है बी टू बी है, आपको तो बस बिल वाइज डिटेल्स पे फोकस करना है। मैं टॉपिक समझा क्या हूँ। बिजनेस क्या करता है, सप्लायर से माल खरीदता है। देखो एरो इस साइड आया हुआ है बन के, ये एरो बना इस साइड को। बिजनेस क्या करेगा, सप्लायर से माल खरीदेगा और वही बिजनेस कस्टमर को माल बेचता है। क्यों करता है जी? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि ये प्रोडक्ट चाहिए, तो बिजनेस आया बीच में, उसने सप्लायर से माल उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि सप्लायर मार्केट तक नहीं आ सकता, ठीक है। तो सप्लायर ने बिजनेस को माल दिया। वो सप्लायर कोई भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है, वो होलसेलर हो सकता है। तो सप्लायर ने किसको दिया माल? बिजनेस को दिया। बिजनेस कोई भी हो सकता है, वो रिटेलर हो सकता है, कोई डीलर हो सकता है। और किसको बेचा? कस्टमर को। कस्टमर कोई भी हो सकता है, अगेन कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है जो खा रहा है उसको, या फिर कस्टमर कोई डीलर भी हो सकता है जो उसको परचेस करके किसी और को बेचेगा। आपका सारा फोकस होना चाहिए मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं। मैं कुछ खरीद रहा हूं सप्लायर से, देन मैं सेल करूंगा कस्टमर, दैट्स इट।
पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बिल? बिल होता क्या है? बिल होता है, इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। बिल होता है ट्रांजेक्शन का सबूत, विच डिफाइंस हु ओ मनी टू होम ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कहने का क्या है सिंपली, कि बिल का मतलब होता है ट्रांजेक्शन का सबूत, एविडेंस, जिसके तहत ये पता चलता है कि कौन पैसा पे करने के एबल है, यानी कि कौन पैसा पे करेगा। ठीक है, बिल से ये पता चलता है कि एक तो गुड्स का ओनर कौन है, दूसरा ये कि जो भी ओनर बना है उसको पैसा किसको पे करना है कंसिडरेशन के रूप में, यानी कि उसकी लायबिलिटी किसके लिए है। बिल से ये सबूत मिलता है कि ड्यूटी ऑफ पेमेंट किसकी है। ठीक है, और पेमेंट किसको करनी है, तो दैट इज बिल। बिल आपको हमेशा अपनी कंपनीज में लाख वाले, जो लाख रुपीस के जो बिल्स हैं वो जरूर रखने हैं। जैसे हैवी मशीनरीज परचेज करी है, कुछ भी परचेज करा है, तो उनके बिल जरूर रखने हैं, क्योंकि ऑडिटिंग के टाइम पे बिल इज विल बी द प्रूफ ऑफ योर ट्रांजेक्शंस। तो व्हाट इज बिल? बिल इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जिससे पता चलता है कि कौन किसको पे करेगा क्रेडिट गुड्स परचेज या सेल करने की वजह से, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस की वजह से कौन पैसा पे करेगा। ये जिम्मेदारी बिल से पता चलती है, दैट इज बिल। बिल जो पहला शब्द निकल के आता है वो जिम्मेदारी आता है, वो आता है ओनरशिप, वो आता है ओनरशिप, वो आता है। एक तो आपको ओनरशिप के बारे में पता चलेगा बिल से कि मालिक कौन है, दूसरा ये कि अभी आपके हाथ में जो फोन है, जैसे मेरे हाथ में भी एक फोन है, तो उस फोन का क्या मालिक मैं हूं? तो जवाब है, लगने के लिए आपको लगेगा कि हाँ मालिक तो आकाश सर है, पर ऐसा नहीं है। मालिक मैं नहीं हूं, मेरा भाई है, क्योंकि उसके पास इस फोन का बिल है। जिसके पास बिल होता है ना, वो ओनर माना जाता है रियली, एक लेवल पर अगर मैं बोलूं तो। बिल से एक तो ओनरशिप का पता चलता है गुड्स या सर्विसेज की, दूसरा ये कि हम पे किसको करेंगे, लायबिलिटी पेमेंट हमारी किसके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल इज एन एविडेंस। इतनी सब बातें मैंने यहाँ पे क्लियर करी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सप्लायर? सप्लायर होता है क्रेडिटर। कौन क्रेडिटर? हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एक बहुत ही मशहूर एफएमसीजी कंपनी, जिसका मानना है कि उन्हें वेल क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स कंपनी को, सॉरी कस्टमर्स को देने हैं, और उनका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना है। इस कंपनी का मेन उद्देश्य ये है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या करा, गुड सप्लाई करे केजी एसोसिएट्स को, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने केजी को माल बेचा, क्या बेचा? 5-5 ब्रिक्स बेची क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम की, और उसका टोटल अमाउंट आया बिल का 78,500। तो यहां पर सप्लायर कौन है बताइए? क्रेडिटर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा सप्लायर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने माल बेचा है और वो हमारा क्रेडिटर भी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कस्टमर? कस्टमर होता है डेटर, whom वी सेल गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, कस्टमर वो डेटर है जिसको हम माल या सेवाएं बेचते हैं उधार में। अगर हम उसको उधार में बेच रहे हैं तभी वो डेटर होगा, और अगर हम उससे पैसा रिसीव कर लेते हैं तो वो डेटर नहीं रहेगा। डेटर की परिभाषा तभी बनती है जब क्रेडिट सेल होती है। ट्रांजैक्शन दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो कैश में या क्रेडिट में। कैश के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एक तो कैश आ जाएगा, दूसरा पेटीएम आ जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा, चेक आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, ई पेमेंट आ जाएगा, काइंड भी आ जाएगा, और क्रेडिट में आ जाएगा केवल उधार। अगला है व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें पता चलता है आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल्स ऑफ डेटर्स। हमारे जो देनदार हैं उनकी आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल्स हमें इससे पता चलती है। मान लीजिए आपके कंपनी के देनदार हैं, उनको हमने माल बेचा, वो हमारे डेटर्स हैं, हमने उन्हें सेल करी, सेल करने के बाद अब उनसे पैसा मिलना है, तो हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए महीने के अंत में, जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था। तो आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल से हमें ये क्लियर होगा किस पार्टी से हमें कितना मिलना है।
जब भी एक जॉब आती है, एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब, तो Naukri.com के अंदर साफ साफ कंपनीज ये मेंशन करती है की रिक्वायरमेंट्स के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल्स। पहली बात तो बंदे को इसके बारे में पता हो, बहुतों को पता ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं उन्हें पता है, पर उन्हें पता नहीं है। अगर मैं आपको भी अकाउंटिंग करने के लिए बोलूंगा ना टैली के अंदर की, पता लगाओ उसके अकाउंट रिसीवेबल क्या है, आप भी रिपोर्ट नहीं दे पाओगे, आप लेजर दे डालोगे, आप उसके एडजस्टमेंट नहीं करोगे। अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट का डायरेक्ट मतलब होता है जो पैसा हमें पार्टी से मिलना है, ठीक है, अपने डेटर से, उसकी डिटेल। अब उसमें ये नहीं है कि आप उसको बता दो कि सर इतना पैसा मिलना है, वो भी अकाउंट रिसीवेबल नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल केवल वही रिपोर्ट हो सकती है जहां पर ये मेंशन हो कि हमें पैसा किस पार्टी से मिलना है, किस बिल के अगेंस्ट मिलना है, और कितने दिन ज्यादा हो चुके हैं ओवर ड्यूज जब तक उसने पैसा नहीं दिया। मान लीजिए आपने उसको ड्यू डेट दे रखी थी 1 तारीख की और आज 5 तारीख है, तो 4 दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। ओवर ड्यू का मतलब 4 दिन ज्यादा ले लिया उसने, और आज 5वां दिन है। अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट हमें यह बताती है। और इसी का ठीक अपोजिट अकाउंट्स पेबल। अगर हमारे लिए कोई डेटर है तो ऐसे ही उसके लिए हम डेटर होंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं। तो अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी बिल डिटेल्स। खुशी की बात यह है कि अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर आप माल एक दो पार्टी से ही खरीदते हो, क्योंकि आपकी उनसे एक तो बॉन्ड होता है, दूसरा ये है कि वो आपको अच्छा मार्जिन देते हैं। पर आपके अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके क्लाइंट्स, डीलर्स की कोई लिमिट ही नहीं होगी, रिटेलर्स की कोई लिमिट ही नहीं है कि गोविंदपुरम में कितने रिटेलर्स हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राजनगर में कितने हैं, गौड़ सिटी में कितने हैं, इंदिरापुरम में कितने हैं, गाजियाबाद में, साहिबाद में कितने। देयर इज नो लिमिट ऑफ रिटेलर्स, सो वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट टू इनफाइनाइट रिटेलर्स। दैट्स व्हाई अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो डेटर्स है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, बट अकाउंट्स पेबल के अंदर लिमिट होगी, बिकॉज गिनी चुनी पार्टी से हम माल खरीदते हैं। बात आती है अब रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस का टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में ही होगा, बट इसकी थ्योरी में जरूर पढ़ाऊंगा। रेफरेंसेस क्या होता है? ये हमारी ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका पर्पस होता है अकाउंट को सेटल करना। रेफरेंसेस टैली के अंदर हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई वक्त से वक्त से लेना देना होता है। मान लीजिए आज के दिन आपने एक ट्रांजेक्शन करी मिस्टर एक्स से और विदाउट बिल करी। विदाउट बिल मतलब कोई बिल भी नहीं है, कोई बिल नंबर नहीं है, तो आप ऑन अकाउंट चूज करोगे। ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अब आपके लिए ट्रांजेक्शन का जो सबूत है वो मिस्टर एक्स है, यानी कि ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब बाय नेम होता है, यानी कि नाम ही आपके लिए प्रूफ है ट्रांजेक्शन का। दूसरा, आपने मिस्टर जेड से परचेज करी और बिल नंबर गिवन है SNV001, तो आप न्यू रेफरेंस लोगे। न्यू का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो उसके लिए आता है न्यू रेफरेंस। सिंपल। और अगर आप भविष्य में उसकी पेमेंट कर रहे हो, जो आपने परचेज या सेल करा था, जो भी आपने परचेज करा था, अगर भविष्य में उसकी पेमेंट कर रहे हो तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस हम तब लेते हैं गाइस जब पास्ट में एडजस्टमेंट हो रही होती है। सॉरी, जब आज के दिन हम पास्ट के बिलों के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। खुद ही सोचो ना, कोई आपको पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने उसको सेल करी। किसी को आप पैसा क्यों दे रहे हो? क्योंकि पास्ट में आपने उससे कुछ परचेज करी होगी। तो पास्ट का मतलब अगेंस्ट रेफरेंस होता है। और भविष्य में अगर हम चाहते हैं किसी से परचेज करना और उसको हम बुकिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ परचेज करना है मोबाइल्स और हमने उसको एडवांस पे कर दिया उस शॉपकीपर को, उस मोबाइल शॉप के ओनर को, तो इसको बोलेंगे एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस का डायरेक्ट संबंध फ्यूचर ट्रांजेक्शन से होता है। एडवांस रेफरेंस का संबंध इस चीज से भी होता है कि अगर आपने सर्विसेज ली किसी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी ऐसे पर्सन से जो बड़े ओहदे पे है, तो आपको उसे पहले एडवांस देना पड़ता है, तो एडवांस रेफरेंस आता है पहले फ्यूचर अमाउंट के लिए। तो अगर मैं बिल्कुल इसको क्लियर कट बताऊं, तो जो हमारे टेंसेज हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसी को बोलते हैं अगेंस्ट न्यू एडवांस। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया था। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 काल से आप पता कर सकते हो अगेंस्ट न्यू एडवांस। सिंपल गाइस, सिंपल। नमन, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हेलो, हेलो। सर ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। कहाँ पे ब्रेक हुई बताओ?
सर पीपीटी की शुरुआत में तो आई थी, फिर बीच में बंद हो गई थी जब आप वो बता रहे थे अरे तो माइक खोल के बोल तो देकर, मैं चैट क्रिएटर बॉक्स नहीं वगैरह। देख पाता हूँ यार। फुल स्क्रीन में करता हूँ ना काम को, तो कई बार चैट बॉक्स नहीं दिखता है। चलिए। सर बोल रहा हूँ माइक भी यूज नहीं हो रहा काफी। किसने बोला था इतने जागरण करने को रात भर? खराब कर देना माइक। अब देखो, जो 7th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है हाउ टू इनेबल। ये बिल वाइज डिटेल को इनेबल कैसे करते हैं, तो इसका आंसर है इट्स ऑलरेडी इनेबल्ड। मतलब ये पहले से इनेबल होता है। टैली RP9 के अंदर बिल वाइज डिटेल आपको कभी इनेबल नहीं करना, वो ऑलरेडी आपको इनेबल्ड मिलेगा। बस करना है कि आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर F11 F1 करना है। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक ग्रुप मिलेगा आपको, और मेंटेन बिल वाइज डिटेल। चलिए चलते हैं इसको देखने के लिए। टैली पे मैं गया, मैंने प्रेस करा F11 कंपनी फीचर्स और F1 से अकाउंटिंग फीचर्स। तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ग्रुप। ये जो आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ग्रुप दिख रहा है, इसके अंदर आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। क्यों? क्योंकि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का लेना देना आउटस्टैंडिंग से ही तो होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अमाउंट ड्यू है उसको मैनेज करना। और कैसे मैनेज करोगे उसको? बिल से ही तो करोगे, और कैसे करोगे? इसीलिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन टैली में पहले से यस होता है। तो अब आपको क्या करना है? आपका होमवर्क एक तो ये है, आपको जितनी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट है लेसन 2 के अंत में, उन सबका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है प्रॉपर तरीके से। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको मैं एक प्रोजेक्ट सेंड करूंगा। पहले तो मैं आपको ये भी सेंड करूंगा, एक तो ये PDF, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और हो सके तो कॉपी में थ्योरीज नोट करना है इसकी। और आपका जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट का लेसन नंबर 3 खुद से करना है। क्या करेंगे? लेसन नंबर कुछ नहीं करना है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स की बिल डिटेल्स डालनी है, गोस्वामी अभी की बिल डिटेल्स डालनी है, और कोशिश करना रिपोर्ट्स को ढूंढने की। लेसन नंबर 3 आपको खुद से करना है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, बस टैली पे जाना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लेजर्स, जैसे पहला लेजर है रणबीर लिमिटेड, तो लिमिटेड का आपको एंटर एंटर करके यहाँ पहुंचना है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है, और यहाँ पर डिटेल डालनी है उसके बिलों की। बस। यहाँ फंसोगे तो अच्छा है, खुद बाहर निकलने की कोशिश करना अगर फंसोगे चीजों में, और समझने की कोशिश करना चीजों को। ठीक है जी, तो आज मैंने लंबी क्लास खींची। आई थिंक यू गाइज नाउ सेटिस्फाइड। 12:45 से 2:06 तक मैंने आज क्लास ली है। पूरी तरीके से हमने 1 घंटा से ज्यादा हमने 1 घंटा 16 मिनट आज पढ़ाई करी है। और नेक्स्ट क्लास आपकी अब परसों होगी। परसों मिलेंगे हम ठीक 12:45 में, इसी समय में। और परसों मैं आपको बताऊंगा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल खुद करके, उसकी रिपोर्ट्स बताऊंगा कि कैसे हम एजिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एजिंग रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सा डेटर कितना पुराना है। फिर मैं आपको वाउचर एंट्रीज करवाऊंगा, वाउचर एंट्रीज को एनालाइज करना भी सिखाऊंगा। फिर मैं आपको कॉस्ट सेंटर सिखाऊंगा, फिर मैं आपको बैंक रिकंसिलेशन सिखाऊंगा, फिर इन्वेंट्री करेंगे, फिर परचेज एंड सेल साइकिल, फिर हम करेंगे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, देन डेबिट क्रेडिट नोट, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, और फिर आपका टैली खत्म। इतना सब कुछ अभी हमारा रह रहा है। डोंट वरी, ये क्विकली क्विकली चलेगा। ठीक है? और ये स्किल बेस्ड लर्निंग है। हमेशा ध्यान रखना, स्किल्स के अंदर आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा, गैप आपको चाहिए चाहिए। और अगर आपने वो गैप मेंटेन नहीं करा तो आप सब कुछ गार्बेज भर डालोगे। किसी को कुछ पूछना है? सर बस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, मीटिंग लेफ्ट कर दो, मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। बाय।